Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My loving friends, today we will have discussed the second term of examination in the class of 9th, 10th, 11th एंड 12th। माय लविंग फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग इस विषय में समझेंगे कि हमारा जो सेकंड टर्म का कोर्स है उसका सिलेबस क्या है और उसके मॉडल क्वेश्चन पेपर कैसे हैं। तो आइए हम चलते हैं, एक एक करके आप लोगों को बताते चलते हैं कि किस तरह के सिलेबस हम लोग लिए हैं और किस तरह से क्वेश्चन होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर का प्रारूप रहा है फर्स्ट टर्म के प्रारूप में आपने देखा कि फर्स्ट टर्म में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे पीरियाडिक फर्स्ट रहा टेस्ट रहा हो, चाहे पीरियाडिक सेकंड रहा हो, हाफ ईयरली एग्जाम आपने दिया, पीरियाडिक थर्ड दिया, ये सारे एग्जाम जो आपने फेस किए हैं सब के सब ऑब्जेक्टिव टाइप रहे ड्यू टू गाइडलाइन ऑफ सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी आपने क्वेश्चन पेपर को हल किया है, सॉल्व किया है, वे सभी के सभी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहे। और इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने अपने इस यूट्यूब चैनल से किस प्रकार की OMR सीट आती है, कैसे आपको फिलअप करना है, राइटिंग लेटर आपका क्या होना चाहिए, स्मॉल की कैपिटल, सारे प्रोसेस को हमने स्टेप बाय स्टेप करके आपके सामने एक्सप्लेन किया। माय लविंग फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं जो हम लोगों का ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म हम लोग सेकंड टर्म के एग्जाम को किस तरह से फेस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सेकंड टर्म का जो एग्जाम है यह रिटन है, ना कि जो है ऑब्जेक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। इसमें आप लोग सिंपली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में जो आपने क्वेश्चन पेपर डील किया है, सॉल्व किया है, सेम एज लाइक वैसे ही क्वेश्चन पेपर आपसे राइज किया जाएगा, वैसे ही क्वेश्चन पेपर बोर्ड से भी आएंगे, वैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा। हम कुछ क्वेश्चन पेपर्स के मॉडल आपको शो करने चल रहा है, आपको बताने चल रहा है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या है और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। माय लविंग फ्रेंड्स, सिंपली वी हैव नो आवर सिलेबस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सामान्य रूप से हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि हमारा सिलेबस 2 भागों में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जैसे हम एग्जाम्पल शो करते हैं क्लास 9th के बेस का, तो क्लास 9th का जो सिलेबस रहा है वो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में रहा है। पार्ट 1 जो भी रहा है वो पार्ट 1 ऑप्शनल रहा है, पार्ट 2 ऑप्शनल ना होकर के ये रिटन होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। आपको इसमें एक्सप्लेनिंग करना है। सेम एज लाइक जैसे कि आपने देखा क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो इस बार बोर्ड का एग्जाम, हाफ ईयरली बोर्ड का एग्जाम फेस किए, उन्होंने भी टोटल क्वेश्चन पेपर्स को एमसीक्यू बेस्ड डील किया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड डील किया है। लेकिन अब जो करने चल रहे हैं वो मल्टीपल चॉइस ना होकर के वो बहुविकल्पी, मल्टीपल चॉइस मीन्स बहुविकल्पी। एक क्वेश्चन के जो है 4 ऑप्शन होते थे, उनमें से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होता है। लेकिन इस बार आप ऐसा नहीं करेंगे, इस बार आपसे क्वेश्चन राइज किया जाएगा, उसका आपको आंसर राइट करना होगा। जैसे क्लास 9th का जो सिलेबस दिया जा रहा है, क्लास 9th का सिलेबस है व्हाई डू वी फॉल इल एंड नेचुरल रिसोर्सेस। व्हाई डू वी फॉल इल एंड नेचुरल रिसोर्सेस आर नेचुरल फिनोमेना। अब इस तरह से जो लेसन आया, इस पर जो क्वेश्चन राइज किया जाएगा, ये देखते हैं
किस प्रकार के क्वेश्चन अराइज किया है। व्हाई डू यू फॉल इल, हम बीमार क्यों होते, मीन्स व्हाट आर अ पैथोजेनिक एजेंट दोज हु हैव कॉज्ड द डिजीज इन आवर बॉडी, ए क्वेश्चन आर अराइजिंग। ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से कारक होते हैं जिन जो हमारे शरीर को जो है वो प्रभावित कर देते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, इफेक्टेड कर देते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, नॉन इन्फेक्शियस एजेंट क्या है। इन्फेक्शियस एजेंट ऐसे कारक, इन्फेक्शियस एजेंट मीन्स ऐसे कारक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक डिजीज को आसानी पूर्वक ले जाते हैं, उसको बोला जाता है इन्फेक्शियस फैक्टर। सो इन दिस केस इन्फेक्शियस फैक्टर में आपने ढेर सारी डिजीज को पढ़ा। तो सबसे पहले हम इसमें अगर डिस्कस करते हैं तो कहते हैं व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है। तो अगर हम डिफिनीशन को ध्यान में दें तो यह कहा जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या होती है, ए पर्सन दोज आर फुल्ली फिट फ्रॉम मेंटली, सोशली एंड फिजिकली वेलबींग्स, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग्स, वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है स्वस्थ व्यक्ति। और दूसरा होता है डिजीजियस पर्सन्स, ऐसा व्यक्ति जो रोगी हो, रोग से ग्रसित हो। तो रोग से ग्रसित व्यक्ति का मतलब हो गया कि कोई न कोई पैथोजेनिक एजेंट उसके बॉडी के अंदर है। अब वो किस प्रकार का पैथोजेनिक एजेंट है, माइक्रोबियल पैथोजेंट है, वायरल पैथोजेंट है, बैक्टीरियल पैथोजेंट है, किस प्रकार का पैथोजेनिक एजेंट है वो। माइक्रोबियल में आ जाएगा आपका बैक्टीरियल एंड वायरल। अति सूक्ष्म में बैक्टीरिया से इफेक्ट हुई है बॉडी, या वायरस से इफेक्ट हुई है, या प्रोटोजोवन डिजीज हमारे बॉडी में कॉस्ट कर गई, जो माइक्रोबियल डिजीज में आ रहे हैं, तो प्रोटोजोवन डिजीज हमारे बॉडी में कॉस्ट कर गई। इस तरह से हमारी डिजीज सफर करने लगती है, हमारी बॉडी सफर करने लगती है डिजीज से, हमारी बॉडी डिजीज से सफर करने लगती है। तब जबकि ये माइक्रोब्स हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं और हमारे बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी को ग्रेजुअली लॉस कर देते हैं। तो इस प्रकार के डिजीजेस में हमने क्वेश्चन आपसे पूछा, जैसे व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज इम्यून सिस्टम, व्हाट इज इम्यून सिस्टम, एक्सप्लेन द इम्यून सिस्टम ऑन बॉडी। अब आपको हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम, अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या है, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, किस प्रकार से हमारी बॉडी किसी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती है, इसको कहा जाता है रोग प्रतिरक्षा प्रणाली। ऐसे ही क्वेश्चनों में व्हाट इज फाइलेरिया और फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस, व्हाट आर मलेरिया, मलेरिया क्या है, विच पैथोजेनिक एजेंट हैव कॉज्ड द मलेरिया। अब कौन से पैथोजेनिक एजेंट मलेरिया को कॉज कर रहे हैं, उसमें आपने देखा कि कुछ ऐसे हैं जो प्रोटोजुअन्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेटाजुअन्स हैं, कुछ प्रोटियोज एनिमल्स हैं तो कुछ मेटाजुअन्स हैं। प्रोटियोज प्रिमिटिव, जैसे हमने कहा कि हमारे जो है बक्कल कैविटी में, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, मुख गुहा के अंदर एक सिंपल सी डिजीज हो रही है पायरिया, जिसका पैथोजेनिक एजेंट है एंट अमीबा जिंजिविलिस, जो हमारे बॉडी में हमारे ओरल कैविटी के अंदर यह पायरिया नामक डिजीज कॉज करता है। ऐसे आप लोगों ने देखा फाइलेरिया है, मलेरिया है, तो डिफरेंट डिजीजेज है जो हमारी बॉडी में कॉज करती हैं। वायरल डिजीजेज में अगर आते हैं चिकन पॉक्स है, मीजल पॉक्स है, एड्स, अभी आप जो है इसको पढ़ ही रहे हैं और देख भी रहे हैं कि भी कोरोना वायरस, ये वायरल डिजीजेज है। जो वायरस क्या है, मैंने बताया वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। Virus, a connecting link in between living and non-living things. It means there are two types of character as show the viruses. One is the living character, other is the non-living character. एक character उसका ये होता है जो living होता है, एक character उसका ये होता है जो non-living होता है। और इसी संदर्भ में आपसे क्वेश्चन राइज किया जा सकता है, डिस्क्राइब द एड्स डिजीज। What are the pathogenic agent of AIDS?
पैथोजेनिक एजेंट ऑफ एड्स, AIDS, एड्स, इसका पैथोजेनिक एजेंट है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसको बोला जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस प्रकार का इसका पैथोजेनिक एजेंट होता है। तो आइए देखते हैं, अभी मैंने जैसे हम आपको लगातार इस तरह से मॉडल क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। आपसे एड्स के विषय में पूछा जा सकता है, एक्यूट डिजीज क्या है, क्रॉनिक डिजीज क्या है, व्हाट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्यूट डिजीज, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रॉनिक डिजीज। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द मोड ऑफ और एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। माय लविंग फ्रेंड्स, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। रोग किस पद्धतियों द्वारा, किस प्रकार से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं, जाते हैं। जाने के कई प्रोसेस हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कॉन्जेंशियल है, कुछ नॉन कॉन्जेंशियल है। कुछ ऐसी भी डिजीजेज हैं, आपने देखा, जो छुआछूत से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टच कर रहा है, कांटेक्ट में आने से, शेकिंग द हैंड्स, किसिंग टू ईच अदर, एम्ब्रेसिंग टुगेदर, एक दूसरे को गले भी लगा लेना, एक्सचेंज देयर ओन क्लॉथ्स, अपने अपने कपड़ों को बदल करके पहन लेना। तो इनमें जो पैथोजेनिक एजेंट्स होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी पूर्वक आ जाते हैं। तो यह होता है, इसको कहा जाता है सामान्य पूर्वक इन्फेक्शियस। क्या बोलते हैं इसको? इन्फेक्शियस। अर्थात इसका मतलब यह हो गया कि इसमें इन्फेक्शियस, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन होता है, इसको इन्फेक्शियस कहा जाता है। एक्सप्लेन मेथड ऑफ डिजीज, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। डिजीज जो ट्रांसमिट हो रही है, वन पर्सन टू द अनदर, जो ट्रांसमिट हो रही है, कितने प्रोसेस से ट्रांसमिट हो रही है, इस सारे प्रोसेस के विषय में आप सभी को जानना है, समझना। और सारे प्रोसेस के विषय में मैंने एक एक करके आपको बताया। आइए देखते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्जेंशियल डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड, माय लविंग फ्रेंड, एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड बाह्य रूप से अर्जित की हुई, एक्वायर्ड, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत। एक्वायर्ड डिजीज, उपार्जित रोग, बाह्य रूप से अर्जित किया हुआ रोग। हम जाते हैं, कहीं पर ग्लास में पानी रखा हुआ है, उसको पीते हैं और रख देते, ग्लास को रख करके चले आते हैं। एंगर पर्सन आता है और विदाउट वॉशिंग द ग्लास वो भी उसमें पानी पी लेता है। ऐसी कंडीशन अगर वो भी उसमें पानी को पीता है तो हमारे ओरल कैविटी से, बक्कल कैविटी से जो सलाइवा उस ग्लास में लगा हुआ है, वह सलाइवा और सलाइवा के साथ जो पैथोजेनिक एजेंट्स हैं, ये आसानी से दूसरे व्यक्ति के बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं, दूसरे व्यक्ति के बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो आपने देखा, ये सिंपल सा प्रोसेस रहा है जिस विषय मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या है? इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन के द्वारा कौन सा होता है, नॉन इन्फेक्शन के द्वारा कौन सा होता है? अभी आपने देखा वायरल डिजीज, वायरस जो कोरोना वायरस आया, इन्फेक्शियस डिजीज में आया। एड्स नॉन इन्फेक्शियस, ये भी वायरल है बट ये नॉन इन्फेक्शियस है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सामान्य रूप से नहीं पहुंच सकता, बल्कि इसके पहुंचने का प्रोसेस बताया गया। क्या प्रोसेस बताया? ड्यू टू सेक्सुअली कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, तब जाकर के पहुंचता है। इन्फेक्शन तो हो रहा है बट ड्यू टू कॉम्बिनेशन, नॉट बी टेकिंग द हेल्प ऑफ एयर और वाटर। यह एयर और वाटर के थ्रू नहीं हो रहा है, बल्कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। एड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, ब्लड एक्सेप्शन और डोनेशन के थ्रू हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये डिजीजेस के विषय में होता है।
एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। भाई हमको रोग हुआ है तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, रोग के लक्षण क्या है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहे हूं आपकी एनसीईआरटी की बुक से सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। एंड मेक ए डायग्राम ऑफ, अब नेचुरल रिसोर्स पे आ जाइए, मेक ए डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, मेक ए डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन साइकिल, मेक ए डायग्राम ऑफ कार्बन साइकिल। तो ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, इस सारे चक्रों के विषय में आपको बताया गया। एक बार फिर हम आपको सिंपल सा प्रोसेस बताना चाहेंगे। यदि कोई साइकिल आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोली जा रही है, कोई भी साइकिल एक्सप्लेन करने के लिए आपसे बोली जा रही है, तो माय लविंग फ्रेंड्स, आप जहां से चलेंगे, क्लाइमेट से चलेंगे तो साइकिल है, आप रोटेट करके फिर क्लाइमेट में आकर के पहुंचेंगे। तो ये तब जाकर के आपकी एक साइकिल कंप्लीट होगी। ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, एक दो स्टेप लिखा आपने, लिखने के बाद उसको छोड़ दिया तो कहेंगे कि हमारी साइकिल कंप्लीट। नो, नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा और कोई भी मार्क उस पर आपको नहीं मिलेगा। साइकिल का मतलब होता है कि आप जहां से चलें वहीं पर आकर के पहुंच जाए। इस तरह से आप देखते हैं कि यह नेचुरल रिसोर्सेस का प्रोसेस रहा है, जिसमें मैंने आपको ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, विभिन्न प्रकार के चक्रों के विषय में बताया। इन चक्रों को मैंने एक्सप्लेन किया है, हमारे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर सारे चक्र बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, शो किए गए हैं। यदि आप लोगों को कहीं से कोई कंफ्यूजन हो, हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोग उसको सर्च करके आसानी पूर्वक देख सकते हैं। इस तरह से क्लास 9 के विषय में मैंने बताया। आइए आगे बढ़ते हैं, अब लोग थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि क्लास 10th के विषय में क्या देखा जाएगा। कि माय लविंग फ्रेंड्स, क्लास 10th के लिए जो हाफ ईयरली एग्जाम बच्चों ने दिया, सो फार सो गुड, बहुत ही अच्छा रहा उनका। और सेकंड प्रोसेस पर आइए देखते हैं, उनके टॉपिक्स में है हेरिडिटी, रिप्रोडक्शन। एक लेसन, फर्स्ट लेसन रिप्रोडक्शन, सेकंड हेरिडिटी, एंड थर्ड लेसन उनका आता है, एक तो फर्स्ट पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, सेकंड पढ़ते हैं हेरिडिटी, और जब थर्ड पर पहुंचते हैं तो थर्ड लेसन में नेचुरल फिनोमेना आ जाता है, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, इकोसिस्टम कहां किसे जाता है, और इस इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। आइए हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि पहले टॉपिक पर चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में जनन। माय लविंग फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बताएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंपली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। मींस फर्स्ट वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। कायिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। ये 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन आपको बताए गए। तो ये जो कायिक जनन है, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, खंडन के द्वारा, फिशन, विखंडन के द्वारा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया गया, नो नीड्स ऑफ देयर ओन गैमीट्स, उनके गैमीटों की कोई आवश्यकता नहीं, कोई कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं, गैमीट का कॉम्बिनेशन कैसे होगा इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये असेक्सुअल में। बट सेक्सुअल गैमीट्स आर नीडेड, 100% कंपल्सरी। गैमीट्स जो होते हैं ये 100% कंपल्सरी है, नीडेड है, कि यही गैमीट का फ्यूजन होता है तो जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट फॉर्म हो बनाने के बाद रेगुलर क्लीवेज करता है तो एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन होता है। तो आइए देखते हैं, इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसा कि मैं क्लास में या अदर टॉपिक्स पर अपने यूट्यूब चैनल से कई बार मैंने इस क्वेश्चन को राइज किया है,
कई बार मैं पूछ चुका हूं कि एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की व्याख्या कीजिए। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है? पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर किस तरह से पहुंच करके उसके स्टिग्मा से होते हुए ओवरी को आकर के किस तरह से फर्टाइल करते हैं, ओवरी में जो ओवम को आकर के किस तरह से फर्टाइल करते हैं, किस तरह से उसके अंदर जाइगोट फॉर्म होता है और ओवरी मैच्योर करती है टू कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स। वही ओवरी कन्वर्ट होकर के फ्रूट का फॉर्मेशन कर देती है। अब मैंने ये भी बताया आपको व्हाट इज फ्रूट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ओवरी। इस तरह से आपने देखा एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आ जाए तो आप लिख लेंगे। और इस पर मैंने कंप्लीट फ्लावर क्या है, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है, ये सारे प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं कि कंप्लीट फ्लावर द कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम 4 पार्ट। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम हाउ मेनी पार्ट? 4 पार्ट आर प्रेजेंट। Those types of flower is complete flower. Hence, any oral are absent, means calyx are absent, or corolla are absent, or endosium are absent, or gynosium are absent. इनमें से कोई एक oral absent हो गया तो हम उसे incomplete flower की श्रेणी में रखते हैं। What are a complete flower? What are a incomplete flower? How many parts of a complete flowers? कंप्लीट फ्लावर के कितने पूरे भाग होते हैं, ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट वन, जेनेटिक्स क्या है? व्हाट इज जेनेटिक्स? आपने ग्रेगर जॉन मेंडल की थियरी को पढ़ा, जेनेटिक थियरी को आपने पढ़ा। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी इन गैमीट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल के 3 रूल्स हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। अगर पूछ रहा है व्हाट इज यार, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी इन गैमीट्स, और एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपसे इस तरह से क्वेश्चन कर रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, प्रभाविता का नियम क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, पृथक्करण का नियम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या है, यह पूछ रहा है आपसे। आप एक एक करके या F1 जनरेशन या F2 जनरेशन या F3 जनरेशन, आप फर्स्ट जनरेशन जब कास्ट करेंगे, फर्स्ट जनरेशन को आप राइट करने स्टार्ट करेंगे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस पर आएंगे। सेकंड पर आप जाएंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर जाएंगे। थर्ड पर जाएंगे तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर जाएंगे। इस तरह से आप तीनों रूल्स को आसानी पूर्वक क्लियर कर लेते हैं। जेनेटिक्स क्या है? पैरेंटल कैरेक्टर को डॉटर तक ले आने में, उनके कैरेक्टर को डॉटर में शो कर जाए, अपीयर कर जाए, होल फिनोमेनन जिस प्रोसेस के थ्रू ये जेनेटिक पैरेंटल कैरेक्टर डॉटर में आए और अपीयर कर गए, इसी टोटल कैरेक्टर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं, आनुवंशिकी बोलते हैं। माता पिता के गुणों को संतानों में आने और उनमें लक्षणों को प्रदर्शित करने की विधि है या जो है जेनेटिक्स है, आनुवंशिकी है। नेक्स्ट वन, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रैट्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव? कैसे आप कह सकते हो कि मेंडल का जो डोमिनेंट जो एक्सपेरिमेंट जो दिया गया, सो टू ट्रैट्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, ट्रैट्स जो होते हैं डोमिनेंट में आएंगे या रिसेसिव में आएंगे, कैसे आप इसको कंफर्म करेंगे? यदि पेरेंट्स के कैरेक्टर ऐसे हैं जो डॉटर में अपीयर कर जा रहे हैं, तो वे कैरेक्टर जो अपीयर कर रहे हैं वो डोमिनेंट हैं, और जो नहीं अपीयर किए नेक्स्ट जनरेशन तक जा रहे हैं वो रिसेसिव हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के विषय में आपने देखा। व्हाट इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन अ ह्यूमन बीइंग्स, मींस सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। एक इस तरह से क्वेश्चन बुक से दे रहा है कि हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटरमाइंड कैसे होता है, मींस द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, मेल एंड फीमेल। इसको मैंने बताया है आपको, 50% मेल एंड 50% फीमेल, मैंने आपको बताया सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस।
एक बार आप फिर देख सकते हैं यहां पर, जैसे फीमेल का केस रहा XX, मेल का केस रहा XY, इसको हमने डिवाइड कर दिया इस तरह से, तो यहां पर X और X किया, यहां पर डिवाइड किया इसको तो X और Y किया, यहां पर आप देख सकते हैं कि XX हो गया, फिर यहां पर देख सकते हैं कि XY हो गया, फिर देख सकते हैं कि XX हो गया, फिर देख सकते हैं कि XY हो गया। आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों मिला करके और ये दोनों मिला करके मींस 50% इसमें मेल है तो 50% ये फीमेल है। क्या है? फीमेल है। माय लविंग फ्रेंड्स, अगर ये 50% मेल है और 50% फीमेल है, यही है चाइल्ड में सेक्स डिटर्मिनेशन, चाइल्ड के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन। और एक बड़ा सा क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन राइज किया जा सकता है। ये स्टडी फाउंड चिल्ड्रन विथ लाइट कलर्ड आईज आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विथ लाइट कलर्ड आईज। जो बच्चे हैं उनकी आंखें ठीक उसी प्रकार से चमकीली हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स की हैं। ऑन दिस बेसिस कैन वी से एनीथिंग अबाउट whether the light eye color traits is dominant? क्या बच्चों के अंदर माता पिता की आई का कलर जो है वो बच्चों में आया, क्या हम ये कह सकते हैं कि कलर जो आ रहा है ये डोमिनेंट है? यदि है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? यदि है तो क्यों? रिसेसिव आर वाई और नॉट? वाई नॉट? यदि है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे है? इस प्रकार से आपने देखा कि ये जेनेटिक्स से आपसे क्वेश्चन राइज करेगा। फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, कंज्यूमर किसे कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स क्या हैं, एल्टन्स द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ 10% रूल, द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ 10% रूल, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन राइज करेगा। एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ 10% रूल, आप ऊर्जा प्रवाह के 10% के नियम को बताइए। 10% रूल क्या है? इस तरह से आपने देखा, आपसे ऐसे क्वेश्चन राइज किया जा सकता है। माय लविंग फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, हम थोड़े से पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं क्लास 11 की तरफ। हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया रोग का किस प्रकार से ट्रांसमिशन होता है, कैसे फैलता है? माय लविंग फ्रेंड्स, इसको मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है और अपने YouTube चैनल पर ऑलरेडी मैंने मलेरिया पैरासाइट की होल लाइफ साइकिल को क्रिएट किया है, जो है एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल क्या है। तो हाउ डज द मलेरिया ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया पैरासाइट, और हाउ इज ए कैंसरस सेल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल, एक कैंसर से ग्रसित कोशिका सामान्य कोशिका से किस प्रकार भिन्न हो जाती है। माय लविंग फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कैंसर से ग्रसित कोशिका जो होती है उसमें कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन के पाए जाने के कारण कोशिकाएं बहुत तेजी के साथ डेड करना स्टार्ट कर देती हैं, और नॉर्मल सेल में ऐसी कंडीशन नहीं होती है। नेक्स्ट वन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वायरल डिजीज एड्स। वायरल डिजीज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। व्हाट इज सिंड्रोम? Syndrome, a group of symptoms of diseases are simply called to the syndrome. A group of symptoms of diseases is simply called to the syndrome. This one is called the syndromic disease. Write a notes on malaria disease with the help of neat and clean diagram. आप मलेरिया डिजीज के नीट और क्लीन डायग्राम के थ्रू आप उसकी लाइफ साइकिल को बताएं। गेट द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, लक्षण क्या है डेंगू फीवर का उसको बताना है आपको। मेंशन इट्स कॉजिंग ऑफ द फैक्टर ऑफ इट्स प्रिवेंशन, इसका बचने का उपाय क्या है और इसके लक्षण क्या है, बचने के उपाय क्या है और प्रोसेस क्या है, ये सारे प्रोसेस क्लियर किए गए हैं, बताए गए हैं। तो आपको इसमें मैंने जो बताया है सिंपल वे में, ये पैथोजेनिक एजेंट के फॉर्म में मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी की बुक्स है और एनसीईआरटी की बुक से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मलेरिया पैरासाइट का जीवन चक्र के जो है कितने चरणों में पूरा हो रहा है और किस प्रकार से पूरा हो रहा है। तो आप मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल को जरूर देख लेंगे। और फाइलेरियासिस क्या है, एलिफेंटियासिस, उसी को फाइलेरियासिस बोला गया। फाइलेरिया का अटैक एलिफेंटियासिस, ये डिजीज है।
तो इस तरह से ये डिजीज पर आप ध्यान देंगे। और नेक्स्ट टॉपिक पर आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या है? व्हाट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनेट इम्यूनिटी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिजीज। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिजीज। माय लविंग फ्रेंड्स, मैंने अभी कुछ दिन पहले इस पर लेक्चर दिया है कि कैंसर डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, और उसके ट्रीटमेंट पर मैंने आपको बताया है, कैंसर डिजीज के ट्रीटमेंट पर मैंने आपको बताया है कि कैंसर डिजीज का ट्रीटमेंट अगर शो किया जा रहा है उसमें कीमोथेरेपी मस्ट है। पहले तो बायोप्सी के थ्रू ये क्लियर कर लेते हैं कैंसर है कि नहीं है, यदि है तो किस प्रकार का है और किस तरह से उसको ट्रीटमेंट उसका किया जाएगा। मेडिसिनियल ट्रीटमेंट किया जाएगा या थेरेपिक ट्रीटमेंट किया जाएगा, किस प्रकार का ट्रीटमेंट होना है। डू यू थिंक माइक्रोब्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या आप जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि माइक्रोब्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी? माइक्रोब्स जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। इफ यस, यदि हां तो कैसे? जैसे माय लविंग फ्रेंड्स, अगर माइक्रोब ना होते तो हम बायोगैस का फॉर्मेशन ना कर पाते। तो आपने देखा, गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस। देखिए जस्ट उसके नीचे ही अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ अ बायोगैस। माइक्रोब्स का यूज कहां पर बताना है? बायोगैस में। एक्सप्लेन द डिजीज ऑफ एलिफेंटियासिस, ये मैंने आपको बताया। इस तरह से आपने देखा। आइए लास्ट में चलते हैं और बहुत तेजी के साथ, क्योंकि ज्यादा समय हम नहीं लेना चाहते आप लोगों का। तो यहां पर देखिए क्लास 12 पर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये सारे मार्क 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 10th और 12th के स्टूडेंट्स, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि सभी लोग पूरी तरह से जितने टॉपिक्स, जितने पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिलेक्ट करके आपको बताए जा रहे हैं, आप लोग पूरी तरह से इस पर ध्यान देंगे और सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करते जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि तो पूरी बुक बता दिए। नहीं, पूरी बुक मैं नहीं बता रहा हूं, पूरी बुक से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आइए देखते हैं, व्हाट आर द बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल, व्हाट आर द बायोमॉलिक्यूल्स? मेक वेल लेवल डायग्राम ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल्स, अ डीएनए थ्रेड्स, अ डीएनए चेन। वेल लेवल डायग्राम आपको बनाना है किसका? डीएनए मॉलिक्यूल का, डीएनए चेन का। What are the macromolecule? Give example. What are macromolecule? Macro, M-A-C-R-O, not be micro, M-I-C-R-O नहीं पूछा जा रहा है। Macro, large molecule, M-I-C-R-O, small molecule. Micromolecule नहीं, macromolecule. What are the macromolecule? Give few example of the macromolecules. Macromolecule क्या होते हैं, उनके कुछ example दीजिए। Next one, what are the gums made of? What are the gums made of? Gums, गोंद, gum made of कैसे बनता है? If फेविकोल डिफरेंट, क्या फेविकोल अलग है? आपको इस पर भी क्लियर देना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट ए डिफरेंस इन बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। राइट ए डिफरेंस बिटवीन राइबोटाइड एंड राइबोसाइड। राइट ए डिफरेंस बिटवीन राइबोटाइड एंड राइबोसाइड। इस तरह से क्वेश्चन। मेक ए डायग्राम ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, डायग्राम ऑफ आरएनए चेन। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन अराइज कर सकता है। आरएनए चेन का डायग्राम बनाइए। राइबोटाइड क्या है एक्सप्लेन करिए, राइबोसाइड क्या है एक्सप्लेन करिए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे राइज किया जा सकता है। सेल पर देखते हैं, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, एक्सप्लेन इन ब्रीफली। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा गया, क्यों कहा गया, इसको स्पष्ट शब्दों में और सुस्पष्ट व्याख्या कीजिए। वेल क्लियर एक्सप्लेनेशन आप दीजिए कि इसको पावर हाउस ही क्यों कहा गया। अब आप सिंपली बोल देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया मेक द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी सिंस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इतना कह देना आपको आंसर नहीं देगा।
किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में चेन चल रही है, ईटीएस क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको आप ध्यान देंगे, तब जाकर के कहीं पर वेल एक्सप्लेनेशन इसका हो पाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पूछा गया तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, राइबोसोम कहां पर किस पर पाया जा रहा है, रफ पर पाया जा रहा है, तो रफ पर अगर राइबोसोम मॉलिक्यूल पाएगा तो रफ इसका कैरेक्टर क्या होगा। आपने देखा कि राइबोसोम का सिंगल कैरेक्टर वी आर सिंपली वी नो दे हैव सिंथेसाइज्ड द प्रोटीन मॉलिक्यूल। राइबोसोम का कैरेक्टर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना है, तो राइट द कैरेक्टर ऑफ राइबोसोम्स, राइट द कैरेक्टर ऑफ cell wall, write the character of nucleus, why nucleoplasm are acidic, why nucleoplasm are acidic, nucleoplasm acidic क्यों होता है, because of in presence of RNA and DNA, ribose nucleic acid and deoxyribose nucleic acid, ribose nucleic acid और deoxyribose nucleic acid के थ्रू दोनों उसी में के न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं, सिंस देयर न्यूक्लिक मटेरियल आर एसिडिक, इसलिए न्यूक्लिक मटेरियल का न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लिक मटेरियल में जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें एसिडिक नेचर में पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन, वेयर द सेल साइकिल एक्सप्लेन, व्हाट आर द सेल साइकिल, एसआर पेल्कानी हावर्ड, एसआर पेल्कानी हावर्ड गिवन द सेल साइकिल, G1 S and G2, G1 S G2 M, ये 4 फेजेस आप सभी ने देखा, G1 S G2 M, तो G1 S G2 को हमने कहा इंटरफेज, और M फेज यह जो है, यह M फेज में माइटोसिस और मियासिस, इस तरह से आपने देखा कि G1 S G2 M का फेज आ गई। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जब G1 S G2 M के बाद तो आगे हम क्या देखते हैं कि इसमें माइटोसिस क्या है, explain the mitosis cell division with the help of neat and clean diagram, explain the or write a notes on meiosis cell division with the help of neat and clean diagram। meiosis cell division का explanation आपको देना है neat and clean diagram से। explain the phase of meiosis कह रहा है, तब भी आपको वही करना है phase of meiosis, और phase of mitosis कह रहा है, तब भी आपको वही करना है। और सेल साइकिल पर मैंने बताया कि सेल साइकिल एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, फिर भी आपको वही एक्सप्लेन करना है सेल की साइकिल किस तरह से चलती है। और सेल साइकिल सेल डिवीजन ऑलरेडी हमने इसके यूट्यूब वीडियो आपको भेज रखे हैं, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो आपको भेजा है कि सेल साइकिल क्या है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे प्रोसेस और जितने भी हैं, अब इसका जो सेकंड पार्ट का वीडियो है हम आपको जल्द ही भेजेंगे। और मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन रहे और मॉडल क्वेश्चन पेपर जो भी बने, वे सारे के सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर को मैंने अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप लोगों को भी अब तक मॉडल क्वेश्चन पेपर का बता, जिनको कि आप रिटर्न वे में कर सकते हैं, इनको आप रिटर्न में लेंगे, ये ऑप्शनल नहीं है, रिटर्न है। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के साथ आज के इसी टॉपिक के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, माय लविंग फ्रेंड, वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी एक बार फिर आप लोगों से विदा लेता हूं। अपने जो है जल्दी हम आएंगे फिर अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।